मेरे ख्याल में ओवरऑल बड़ा इम्पोर्टेंट टूर था। जो कोविड की सिचुएशन थी, 3 महीने से क्रिकेट बंद थी, और उसके बाद ये टूर ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट के लिए भी, हमारे लिए भी, इंग्लैंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर इसको समराइज़ करूं इस टूर को, ऑब्वियसली रिग्रेट करेंगे हम एज ए टीम और मैं एज ए कोच भी, कि रिजल्ट्स जो थे टेस्ट सीरीज़ में 1-0 और T20 में 2-0 होने चाहिए, जो नहीं हुए। सो बिगेस्ट रिग्रेट यही रहेगा। बट ओवरऑल इफ वी लुक बैक इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ क्रिकेट वी प्लेड, और जितनी मुश्किल हालात थे उनमें कैसे हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है और कंपेटिटिव क्रिकेट के लिए तैयार होना है। वहाँ पे 30 प्लेयर जो ऑलमोस्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन गए थे। अगर इसको देखें और जिस किस्म की हमने क्रिकेट खेली, जिस किस्म की टीम बॉन्डिंग रही, ओवरऑल डिसिप्लिन रहा हमारा, जिस किस्म का इमेज क्रिएट किया पाकिस्तान टीम ने, आई थिंक दैट वाज समथिंग टू अप्रिशिएट। और शायद आप लोगों को पता ही हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ उसने हमें सपोर्टिंग टीम ऑफ द वीक कहा है। तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर अस एज ए टीम। ओवरऑल ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था द वे वी प्लेड, स्पेशली इन द टेस्ट मैचेस, और डोमिनेट किया मोस्टली इन द फर्स्ट टेस्ट। T20 क्रिकेट में 2 दफ़ा 190 प्लस के स्कोर्स, और फिर उसको डिफेंड करना दूसरे मैच में आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट वन। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जब आप ऐसा मैच हारते हैं जैसा टेस्ट मैच, उसके बाद कम बैक करना अगले टेस्ट मैच में, फिर जैसा T20 मैच हम लोग हारे उसके बाद अगले मैच में फिर आके उस परफॉर्मेंस को रिपीट करना और इम्प्रूव करना, दैट वाज समथिंग स्पेशल। सो ओवरऑल आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स इस टूर से, कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस, और एज ए टीम द वे वी प्लेड, काफ़ी चीज़ें इनकरेजिंग हैं। लुकिंग फॉरवर्ड के इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस पे हम बिल्ड कर सकें चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। क्वेश्चंस देंगे जी उमर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हैदर अली को आप लोग नहीं लेके आए या कोई और नहीं लेके आए, हम ही लेके आए हैं, और आई थिंक ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हैदर को भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हैदर का जो नंबर है वो टॉप 3 में खेलता है, और हफीज़ ने भी परफॉर्मेंस की हुई थी और हमारे लिए सीरीज़ भी इम्पोर्टेंट थी। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न टू स्टार्ट विद आवर मेन, जो हमारी परफॉर्मेंस टीम करती हुई आ रही थी। वंस वो परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंट हुआ हफीज़, हमने फ़ौरन देखा कि अच्छा ठीक है, नाउ वी गॉट चांस टू हैदर को इसमें डालते हैं। आई थिंक वी स्टिल गॉट इनफ टाइम कि हम इन यंगस्टर्स को प्रॉपर तरीके से विद द कम्बिनेशन ऑफ यंगस्टर्स एंड सीनियर्स हम इंशाल्लाह खिलाएंगे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इस टीम को लेके जाएंगे, दोनों के कम्बिनेशन से बेहतर एक कम्बिनेशन बनाने का। रिलेक्टेंट तो ये होता कि अगर हम इसको कोई 2 सीरीज़ें लगा देते। आई थिंक इट वाज हिज फर्स्ट सीरीज़, और उसमें भी 2 मैचेस के बाद उसको चांस मिला। इंशाल्लाह फ्यूचर में कंसिस्टेंटली इन यंगस्टर्स को चांस मिलेंगे। जी, मेरे ख़्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, शायद हमारी जो प्लानिंग थी वो यही थी, द वे वी आर प्लेइंग एट द मोमेंट, स्पेशली T20 क्रिकेट में भी हमेशा पाकिस्तान की बात हुई है कि जी पाकिस्तान के पास ऐसी फायर पायर नहीं है कि जो आजकल की इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रही है। तो आई थिंक वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट। 190 प्लस इंग्लैंड की बॉलिंग वहाँ की कंडीशंस में जाके 2 दफ़ा करना, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और इंशाल्लाह इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, और
कंसिस्टेंटली करने की ज़रूरत है. इसी तरह टेस्ट मैचेस में भी वी नीड टू जस्ट शो मोर कंसिस्टेंसी, और इंशाल्लाह आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. यंग लॉट है बॉलर्स की. जैसे जैसे टाइम के साथ एक्सपीरियंस आता जाएगा, हम इन्वेस्टमेंट सही उस पर कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाएंगे. देखिए, बात यह है कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप जो भी आपने किया उससे और बेहतरी कर सकते हैं, कर सकते थे. ये मेरे ख़्याल में कोई भी काम आप करें उसमें हमेशा ये गुंजाइश होती है. बट ओवरऑल जो एक आपका विज़न होता है कि हमने थोड़ा सा यंगस्टर्स की तरफ जाना है, लॉन्गर टर्म सॉल्यूशंस हमने लेके आने हैं, और टीम को एक लंबे अरसे के लिए हमने डेवलप करने की कोशिश करनी है. आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हों और इन्वेस्ट करना है लोगों पे. तो आई थिंक ओवरऑल अभी और जिस किस्म की हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट में चेंजेस आ रही हैं, तो उसको देखते हुए रिज़ल्ट्स शायद अभी भी जो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो ना हो, बट आई थिंक ओवरऑल जो प्रोसेस है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, और इंशाल्लाह लग रहा है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक. लेकिन दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टूर था जिसमें बिजी था पाकिस्तान टीम के साथ, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली ज़रूरत थी फोकस करने की. तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा इन टच नहीं रहा यहाँ पे जो भी प्रोसेस पे, और वो करने भी ज़रूरी थे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, क्योंकि उसको लेट नहीं कर सकते थे, और टाइमली सारी चीज़ें होनी थी, कोचेस भी और प्रोसेस एक, ताकि टाइमली डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो. मैं ज़रूर अब बैठूंगा नदीम खान के साथ और डिस्कस करूंगा कि सारी चीज़ें किस तरीके से हुई, क्या इसमें और बेहतरी भी किस तरीके से कर सकते हैं. ऑब्वियसली उस तरीके से मैं इन्वॉल्व नहीं रहा क्योंकि मैं वहाँ पे बिज़ी था. जहाँ तक T20 की बात करते हैं तो ठीक है, पाकिस्तान टीम नंबर 1 थी, लेकिन अगर आप रिकॉल करें जब मैं भी आया हूँ तो उस वक्त लूजिंग स्ट्रीक पे थी टीम. इट मीन्स कि ऑलरेडी हम साउथ अफ्रीका में हारे, हम और भी जगह पे मैचेस हार के इंग्लैंड में हारे. हमारी वो जो जिसको कहते हैं ना कि एक टीम थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू हो गई थी, और वो सबको मेरे ख्याल में उसका आइडिया है कि वो क्यों हुआ. बिकॉज ऑफ सम ऑफ योर प्लेयर्स गॉट आउट ऑफ फॉर्म. फ़खर जमान, शादाब खान, उसके बाद हसन अली जो मेन कंट्रीब्यूटर थे आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस में T20 ऊपर जाने की वजह से, वो जब सडनली नीचे गई है तो वो एक डिप आया हमारी उसमें. और कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है कि इन लड़कों को, नए लड़कों को दोबारा उसी तरफ लेके जाएं. और आई थिंक कि जिस किस्म की क्रिकेट अभी पाकिस्तान ने खेली है इन 2 T20s में, नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह टीम इज़ इन द मेकिंग, और इंशाल्लाह आगे और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंसेस हों. देखिए, बात यह है कि अभी मैं इनसे बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ कौन से कोच आए हैं, कौन से नहीं आए. कभी भी मेरे ख्याल में नामों से प्रॉब्लम नहीं होता जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप में होते हैं. जो भी कोच, जो भी लोग होते हैं सिस्टम में आते हैं,
आपको उनके साथ काम करना होता है और एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू एडजस्ट। तो लेट्स सी, आप जब काम करते हैं फिर आपको आइडिया होता है जी कौन किधर स्टैंड करता है। ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा कि बिगेस्ट रिग्रेट जो है वो यही है कि आप जो भी क्रिकेट खेलते हैं, जो भी काम करते हैं, आप रिजल्ट्स के लिए करते हैं और स्पेशली कोई भी स्पोर्ट आप खेलते हैं तो आप जीतने के लिए खेलते हैं। और जब एट द वर्ज ऑफ विक्ट्री आप कुछ ना कुछ 19-20 हो जाए तो आप उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारी जो एनालिसिस है विद इन द टीम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली मिस्टेक्स आपको नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकल हैं, टैक्टिकल हैं और मेंटल आपको होता है कई दफ़ा प्रेशर नहीं। तो सबसे मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली वो यही है कि आपकी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग में वो उसको आपको थोड़ा सा लीवरेज देना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। ज़ाहिर है हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, बट एक प्रोसेस है उनके मैच्योर होने का, उनको एक्सपीरियंस गेन करने का एक प्रोसेस है और उसमें मेरे ख्याल में हमें पेशेंस की ज़रूरत है। आई होप कि इंशाअल्लाह टाइम के साथ बेहतर होगा। अब अगर वो एक टेस्ट मैच का एक सेशन निकाल दें, वो सिंपली आपको नज़र आता है कि ऐसी पैनिक सिचुएशन ऐसी उसमें क्रिएट तभी होती है जब आप थोड़े से इनएक्सपीरियंस होते हैं और मेरे ख्याल में उसी ने हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। और वो जो सेकंड T20 था उसमें भी नज़र आया कि जब एक बॉलर हमारा इंजर्ड हुआ और थोड़ा सा अटैक हुआ है तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा हम पैनिक उसमें चले गए। यू नीड टू इम्प्रूव दैट एंड आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम एज दे प्ले मोर क्रिकेट आई थिंक इंशाल्लाह बेहतर होगी। टेक्निकली भी हम और बेहतर इसको लेके जाएंगे, बट एक्सपीरियंस के साथ ये बेहतरी है। देखें, सबसे पहले तो जो डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि नेचुरल सी चीज़ है। ज़ाहिर है आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जब नहीं आ रहे होते या कोई चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही होती है तो नेचुरल सी चीज़ है, आप डिसअपॉइंट होते हैं। बिकॉज एज अ प्लेयर, एज अ कोच, एज अ ह्यूमन यू वांट टू विन। आप जो अच्छा कर रहे होते हैं आप कोशिश करते हैं कि यार इसके रिज़ल्ट आए। और उस टूर पे जिस तरह हमारे साथ जो कुछ हो रहा था कि या तो बारिश आ जाती थी जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आती थी, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही थी कि रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं आ रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट उस चीज़ की ज़्यादा थी बजाय ये कि किसी प्लेयर या किसी की वजह से हो। बट स्टिल मैं कहूँगा कि मुझे भी एज अ कोच पेशेंस रखनी है और ज़ाहिर ये चीज़ें आएंगी और इस किस्म की चीज़ें आई थिंक हेल्प नहीं करती हैं आपको किसी भी चीज़ में, और इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश करूँगा ये चीज़ें ना हो। दूसरी जहाँ आप बात करें सीनियर्स में बाबर, आई थिंक कि ऑब्वियसली हर बंदा कोशिश करता है कि टीम बेहतर करे, बट बाबर पावरफुल है, वो अपने डिसीजन लेता है और उसको बिल्कुल हमारी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है कि यार ये करना। हम कोशिश यही करते हैं कि इसको पूरी तरह एम्पावर करें, क्योंकि मैं खुद कप्तान रहा हूँ एज ए कैप्टन। जब तक आप अपने डिसीजन नहीं लेंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप सीखेंगे नहीं। और जितनी जल्दी आप अपने डिसीजन से सीखते हैं वो किसी के डिसीजन से नहीं सीखते। तो कोशिश यही है कि उसको एम्पावर करें और वो कर रहे हैं। गलतियाँ होंगी, वो एक्सपीरियंस कप्तानों से भी होती हैं, बट ओवरऑल आई थिंक वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगी। आमिर के सवाल पे देखिए, आप मैं पहले ही हर दफ़ा यही बात करता हूँ कि वी जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द राइट बैलेंस। दो आपके यंग बॉलर खेल रहे हैं टीम में, तो एक स्लॉट आप देखते हैं कि ठीक है एक एक्सपीरियंस बॉलर उसके साथ ज़रूरी है। जैसे आमिर की जगह फिर वहाब ने नहीं, आमिर इसलिए था कि हमें दो नए बॉल के बॉलर चाहिए थे और ही वाज बॉलिंग द बेस्ट, वो और शाहीन, तो इसलिए वो दोनों खेल रहे थे। जो जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसके साथ चेंजेस कर रहे हैं। ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, किसी एक प्लेयर की बात नहीं।
मेरे ख्याल में चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई थिंक कि वहाब ने भी, हफीज़ ने भी अपनी परफॉर्मेंस से ये चीज़ बताई है, और अगर लास्ट 2 सालों की परफॉर्मेंस से इनकी देख लें, ओवरऑल हम कई दफ़ा देखते हैं एवरेजेस और स्ट्राइक रेट्स लोगों के, तो वो शोएब मलिक की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छी हैं, जो आजकल की डिमांड है उसके मुताबिक हैं। राइट बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है, ये सारे कंसिडरेशन में है। ऑब्वियसली टिल वर्ल्ड कप चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और हमारे सामने होगा कि बेस्ट 15 हमारे कौन से हैं इनमें से। वो सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकता है। अभी हमारा मकसद ये है इन सबको इकट्ठा रख के डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करने का, कि हम बेस्ट कम्बिनेशन अपना ढूंढ लें, बेस्ट प्लेयर्स उस टाइम पे इन फॉर्म कौन से उन कंडीशंस में। अभी से मेरे ख्याल में ये गलत है कि आप राइट ऑफ कर दें, ये 37 का, ये 38 का, ये वहाँ नहीं खेलेगा, ये वहाँ नहीं खेलेगा। आई थिंक ये फेयर नहीं है, प्लेयर के साथ भी, टीम के साथ भी। ये सारे खेल रहे हैं, साथ हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और आपके सामने एक बहुत अच्छी पिक्चर सामने आ जाएगी बिफोर द वर्ल्ड कप, काफ़ी मैचेस खेल के, कि हाँ जी बेस्ट कौन सा कम्बिनेशन है, बेस्ट कौन सा प्लेयर। ये है कि किसने क्या कहा है माजी में, किसकी क्या ओपिनियन है, डजेंट मैटर। सीधी सी बात है, आप एज अ प्रोफेशनल जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आपने काम करना है, आपने काम लेना है और आपने अगले को एम्पावर करना है और कोशिश करनी है कि उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। पिछली चीज़ों को अगर आप ध्यानों में रखें तो आप काम नहीं कर सकते। तो हम इकट्ठे खेले भी हैं, सारा कुछ है। आई थिंक इन चीज़ों को साइड पे रखना है और कोशिश करनी है कि एज ए टीम हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। बाकी पहला, हाँ, मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट गलत है हमारा। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है, इस चीज़ को हमें चेंज करना है। एज ए कोच या एज ए चीफ सेलेक्टर आप जब कम्युनिकेशन करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं किसी के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसमें बड़ा फ़र्क है। ये एक इमेज बना हुआ है, आपको इतना ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए और क्लैरिटी लानी चाहिए अपनी कम्युनिकेशन में कि कोई भी बंदा डर ना महसूस करे। राइट शॉट में वो चीज़ें आपके साथ शेयर करे ताकि आप उसकी बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। आई थिंक ये टूर ओवरऑल इस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि इतना टाइम मिला हमें एक साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कि ये जो फियर जो आप कह रहे हैं वो सही है, वो जहनों में होता है आपके एज ए प्लेयर, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है। और प्लेयर्स मतलब उन्होंने खोल के शेयर किए हैं चीज़ें, और मेरे लिए भी आसानी है कि मैं उनको मेंटली अगर मुझे पता है कि ये क्या सोच रहे हैं, मैं उनको बेहतर अंदाज में उनकी हेल्प भी कर सकता हूँ और उनको टैकल कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ये तो हम लोगों को तो पता भी नहीं होता कि यहाँ क्या चल रहा है। सीधी सी बात है, ये कई दफ़ा वो जिसको कहते हैं ना को इंसिडेंस, कि हम भी उन्हीं लाइंस पे सोच रहे होते हैं और वो डिसीजन करते हैं, तो लोग समझते हैं कि लो जी सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ गया तो ये कर दिया। बट ये चीज़ें आप पहले से प्लान करके जाते हैं। आप टूर पे आपके कुछ ना कुछ आपने एक चीज़ प्लान की होती है कि हमने कैसे जाना है, किस तरह खेलना है, सर्टन सिचुएशन जब अराइज होती है तो उसमें कौन सी चेंजेस करनी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाई। ये लगता है कई दफ़ा आपको कि प्रेशर, ऐसी अगर आप ऐसे डिसीजन करेंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
फिर तो हर मैच में जो बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा है या कोई कर रहा है तो फिर उसी पे आप रह जाएंगे, आप अपनी तो कोई चीज़ फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। नहीं, ये बात नहीं है। आप शायद नसीम शाह और इनको रिलेट कर रहे हैं। अगर आप पीछे देखें तो आप पहले देखते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज कौन से हैं। या तो आपके पास जो आपका पुराना एक्सपीरियंस मटेरियल ऐसा है, प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो आपको वो डिज़ायर्ड जो आपकी जॉब है वो करके दे सकते हैं, या वो इतने अच्छे हैं कि वो उस जगह पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जब आप देखते हैं कि नहीं, हमें यंग लड़के चाहिए, रिप्लेसमेंट्स चाहिए, तो फिर आप सोचते हैं कि कौन है ऐसे लड़के जो कर सकते हैं। तो नसीम शाह वॉज क्लियरली द बेस्ट फास्ट बॉलर आउट ऑफ द लॉट। जो आपकी एक नीचे ट्रॉफी हुई, उसने 4 मैचों में 17 आउट किए और बाय फार वो आपका बेहतर बॉलर था बाकियों से, तो आप उसको लेके आए। हाँ, एक्सपीरियंस वाली बात यह है कि हम आगे की बात कर रहे हैं, नीचे से हमने ये नहीं किया कि उसको किसी बेस्ट को साइड पे करके उसको ले आए। इन टर्म्स ऑफ पेस, एटीट्यूड, फ्यूचर, हर लिहाज से देखें तो स्टैंड आउट है। नसीम है, शाहीन है, आप इन्वेस्ट करते हैं, प्लस उनकी परफॉर्मेंसेज। हम इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से कहते हैं कि उनसे वो परफॉर्मेंसेज मांगनी कि जो एंडरसन कर रहा है, जो ब्रॉड कर रहा है, उस परफॉर्मेंस पे जाते जाते उनको टाइम चाहिए, तो एक्सपीरियंस चाहिए। ये इस चीज़ को हमने कंफ्यूज नहीं करना। और वो अपने उसके लिहाज से अभी भी उनकी परफॉर्मेंसेस मेरे ख्याल में अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में और बेहतर होंगे। तो ये बात नहीं है कि हम एक्सपीरियंस के लिए किसी को भी डाल देते हैं टीम में और कहते हैं ये अभी सीख रहा है तो अभी परफॉर्मेंस हमारी ऐसी नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। स्टिल बेस्ट ऑफ द लॉट, फ्यूचर को देखते हुए हम बेहतर से बेहतर बेस्ट डिसीजन कोशिश करते हैं करें। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सरफराज को खिलाते वक्त भी यही कहा था कि इट डजेंट मैटर, एक मैच में कोई किसी की परफॉर्मेंस जज नहीं होती। आई थिंक उसने एक पूरे टूर पे मेहनत की है, साइड मैचेस में परफॉर्मेंसेस भी की हैं, कीपिंग भी अच्छी कर रहा था। तो ये आपको एक मैच से डिसीजन नहीं। हमने 2 हमारे कीपर हैं, रिजवान ऑब्वियसली एट द मोमेंट नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस, जो भी कर रहा है। और उसके बाद सैफी इज़, जो हम इस टाइम पे हमारी अपनी हुए है कि वो सेकंड है और उसकी परफॉर्मेंसेस, प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी हैं और अभी भी वो अपनी उससे कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये कोई चक्कर नहीं है कि जी एक मैच को हम इसलिए दिया है कि बस जी ये खिला के हमने सैफी को वो कर देना। आई थिंक स्टिल हमारी प्लानिंग में है वो, और इंशाल्लाह आगे देखें। देखिए, सबसे पहले तो स्टाफ की बात है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं, आई थिंक वो होते तो उनको पता चलता कि भाई 30 प्लेयरों को कैसे आपने संभालना है। देखें, अभी तक जो एक कन्वेंशनल अप्रोच हमारी चलती रही कोचिंग में, वो यही है कि बस 6 बैट्समैनों को बैटिंग करा दो और बाकी 5 की जगह ना आप बस फिल इन करो।
कि हमारे बॉलरों के पास बैटिंग का सामान ही नहीं होता। तो ये अप्रोच अब चेंज हो गई है। अब कोशिश हमने ये की है कि जो हमारा 11वें नंबर का बैट्समैन भी है उसको भी ड्यू प्रैक्टिस मिलनी चाहिए बैटिंग की। इसका मतलब है आपके 30 बंदों ने हर रोज़ बैटिंग करनी और प्रॉपर तरीके से उन्होंने तैयारी करनी है, और आपके जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उन सबको आपने देखना है, उनकी फील्डिंग है, उनकी डिफरेंट चीज़ें, उनकी ट्रेनिंग है। ये बड़ा स्टाफ नहीं है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हुआ है बाहर से ना आपको नेट बॉलर मिलने हैं, ना आपको कोई सपोर्ट मिलनी है। विद इन द ग्रुप आपने कई दफ़ा आपके कोचेस को फील्डिंग भी करनी पड़ जाए, अंपायरिंग भी आपने खुद करनी है, आपने सारी चीज़ें खुद करनी है। तो आई थिंक दैट वाज द नीड ऑफ दिस टूर, और इसका हमें फ़ायदा हुआ और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी फ़ायदा हो। दूसरा सवाल, सॉरी नहीं, इसका तो मैंने जवाब दे दिया ना, उनके साथ भी होने चाहिए। हाँ, ये जब मैं कप्तान भी था ना, तो ये कौन डिटरमिन करेगा कि एग्रेसिव कौन सी अप्रोच होती है और डिफेंसिव कौन सी अप्रोच होती है? ये आज तक कन्फ्यूजन है। ये मुझे समझ नहीं आती कि एक टीम अगर 195 स्कोर कर रही है तो और एग्रेसिव अप्रोच उसकी क्या होनी चाहिए बैटिंग में। या आप कभी इंग्लैंड में सोच नहीं सकते थे कि जी पहले दिन आप टॉस जीत के बैटिंग कर लें, तो आप सोचते हैं, एग्रेसिव सोचते हैं कि अच्छा हम बाद में इनको पकड़ेंगे, रन्स ऑन द बोर्ड। ये एग्रेसिव अप्रोचेस हैं। आप एक मैच डाउन हैं और अगली सीरीज़ में आप अगले मैच में आप 3 चेंजेस करते हैं टीम में। ये डिफेंसिव माइंडसेट नहीं है, ये एग्रेसिव माइंडसेट है। हमने पता नहीं कौन सा एग्रेसिव माइंडसेट किसको हम कहते हैं। यही है कि आप चेंजेस कर दें, बाद में हार जाएं तो कहें लो जी ये कि बेवकूफ़ा लगा। तो ये मेरे ख्याल में इसको डिटरमिन करना, इसको सोचना, वो माइंडसेट डिफरेंट है, हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि कमेटी में से क्यों प्लेयर जाते हैं, ये तो किसी का अपना पर्सनल वो है। आई थिंक कमिटमेंट जब आप करते हैं तो कोशिश करें कि उस पर चलें, और इसको और बेहतर करना चाहिए। इसको फॉल भी करना चाहिए, और कोशिशें हो रही हैं इस चीज़ की। इस पे तो ज़ाहिर है पर्सनल अपना हर बंदे का अपना डिसीजन है कि क्यों कोई आता है और क्यों जाता है। डिपार्टमेंट क्रिकेट की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली हमने भी बात की है, क्रिकेट बोर्ड इज़ ट्राइंग कि यार इसका कुछ ना कुछ नेम बदल होना चाहिए। जो लड़के हमारे, आप नहीं चाहते कि आपके सिस्टम में जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी ओवरऑल रोज़गार ख़त्म हो, या आपके प्लेयर्स कम हो जाएं, या उनको फाइनेंशियली लॉसेस हो। अनफॉर्चुनेटली कि अभी तक इस पे प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। शायद इसमें कुछ ओवरऑल हालात की भी वजह, 3 महीने कोविड की वजह से सारा कुछ बंद हुआ और आपका डोमेस्टिक सीज़न फिर सर पे आ गया, तो उसके लिए कुछ नहीं हो सका। बट मेरी अपनी ये राय है कि इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को भी मैंने कहा और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको प्रॉपर वे में, इसके जो भी हमने एक लाहे अमल बनाना है वो लाजमी होना चाहिए। और जो क्रिकेटर खेलते रहे फर्स्ट क्लास, उनके लिए हमें सोचना है कि इनको कैसे हमें इन्वॉल्व करना, ज़ाया नहीं होने देना।
देखें ये टाइम तो आते हैं ऐसे, ऑब्वियसली एज अ प्लेयर एज अ बैट्समैन आसान नहीं है, स्पेशली जब आप इंग्लैंड में जाके खेलते हैं टेस्ट इंग्लैंड जहाँ पे उनके बैट्समैन भी फंसे हुए हैं। देखें जॉय रूट जैसे बैट्समैन वो कोई खातर खा जो है उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, उनके ओपनर जो पिछली सीरीज़ों में बड़ा स्कोर कर रहे थे उनसे भी परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो ये टेस्टिंग टाइम्स आते हैं और असद पे ऑब्वियसली ये टफ टूर था, बट आई थिंक कैलिबर का जिसका वो प्लेयर है, बीच में टाइम है उसके पास, डोमेस्टिक क्रिकेट है, टू जस्ट गेट बैक इन फॉर्म, फिर देखेंगे कि किस सिचुएशन में है और कैसे इसको लेके चलना है। आई थिंक स्टिल खेल सकता है क्रिकेट वो और अच्छा आगे पाकिस्तान के लिए कर सकता है। जो इश्यूज़ हैं थोड़े बहुत उनको आप थोड़ा सा जब टाइम मिलता है उस पर काम करते हैं। जहाँ तक वहाब की बात है, ऑब्वियसली उस पर भी कोविड की वजह से उसको भी काफ़ी एक सेटबैक हुआ यहाँ पे टूर स्टार्ट होने से पहले, बट उसकी ओवरऑल आई थिंक कि जिस तरह वहाँ जाके प्रोग्रेस हुई, टेस्ट मैचेस के लिए डिफ़िकल्ट हो गया उसका, रेडी नहीं हो पाया वो उस टाइम तक, बट जो भी उसको चांस मिला उसने अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक वाइट बॉल की वजह से उसको अभी उन्होंने रिजर्व्स में रखा, बट स्टिल आई थिंक कि वाइट बॉल में वहाब का रोल है, पाकिस्तान के लिए भी कर सकता है, डोमेस्टिक में भी कर सकता है। इट्स टोटली अप टू हिम कैसे चलता है। आई थिंक जिस तरह का उसने स्पेल किया आखिरी मैच में, नज़र सबको आया है कि अभी भी उसके अंदर वो चीज़ है, मैच विनिंग एबिलिटी है उसकी। लेट्स सी हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ और उसी के मुताबिक फिर फ्यूचर में देखेंगे क्या डिसीजन। देखें मोर और लेस जो पूल है वो यही है, कोई शायद आप बीच में एक दो की गुंजाइश आपके पास होती है, बैलेंस करके चलेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे नौजवानों को भी मौके दें और उनको भी एक बैलेंस लेके चलें और टीम की स्ट्रेंथ भी रहे और उसके साथ साथ ये लड़के डेवलप भी हों।